नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में 5 दिसंबर को सोशल वर्क सब्जेक्ट से नेट का एग्जामिनेशन ली है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है और एक्यूरेट है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और अगर आप कुछ इसमें ऐड अप करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को जो भी आपको याद हो तो आप ऐड अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ 48 क्वेश्चन सोशल वर्क पेपर से, सोशल वर्क सब्जेक्ट से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आया था, वो डे को लेकर आया था। हर साल कोई ना कोई डे से, सेलिब्रेशन से जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो इस बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, बट यहाँ पे 4 डेट दिए गए थे, 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 24 मार्च। और उसके सामने 4 अलग ऑप्शन दिए थे जिसमें से मैच द फॉलोइंग करना था और उसका आंसर चूज करना था। तो 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। तो ये था इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था FCRA से, यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट से पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था कि कौन सा वर्ड जो है 50% को सब्स्टिट्यूट किया है, रिप्लेस किया है। तो उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, लाइक 20%, 30%, 40%, इस तरह से। तो राइट आंसर उसका ए था, जो कि था 20%, जो कि FCRA के सेक्शन 8 में दिया गया है, प्रिंसिपल एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था सोशल ग्रुप वर्क से, जो कि था कि ग्रुप डायनेमिक्स जो टर्म है उसको किसने क्वाइंट किया है। तो इसका राइट आंसर था कर्ट लेविन ने। इस बार क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था। एक और क्वेश्चन था जिसमें 4 अलग अलग एक्ट दिए गए थे और उसको मैच द फॉलोइंग करना था, सामने ईयर दिया गया था, तो उस तरह से मैच करना था। जिसमें से एक एक्ट था द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, जो कि 1955 में आया था। साथ ही नेशनल फूड सिक्योरिटी से 2 क्वेश्चन आए थे नेशनल फूड सिक्योरिटी से, जिससे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर क्वेश्चन था। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976 को लेके भी एक क्वेश्चन था, जिसमें मैच द फॉलोइंग करना था। एक क्वेश्चन आपको कंपनी एक्ट से आया था, जिसमें आया था कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत किस सेक्शन के तहत NGO का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर था सेक्शन 8। हर बार किसी न किसी जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी अच्छे काम करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेड क्वार्टर्स या फिर उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन, लाइक कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है, चाहे कहाँ हेड क्वार्टर है, इससे क्वेश्चन हर साल पूछा गया है। उसी तरह से इस बार भी UNHRC का हेड क्वार्टर पूछा गया था, जो कि आपको जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में एस्टेब्लिश्ड है। ये इसका राइट आंसर था। इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज था, कुछ क्वेश्चन टफ लेवल के पूछे गए थे, जैसे ISO 9000 के बारे में पूछा गया था, जो कि डायरेक्टली सोशल वर्क में नहीं है, बट अगर आप कंपनी एक्ट पढ़ते हैं उस समय कहीं ना कहीं किसी तरह से इनडायरेक्ट रूप से आता है। तो इसको लेके ISO 9000 को लेके क्वेश्चन था कि किस कंट्री में सबसे पहले इसने इस ISO को, यानी कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सबसे पहले लागू किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क पूछा गया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में फर्स्ट सोशल वर्क स्कूल कौन सा था, कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे एक वर्ड इंडिपेंडेंट यूज करके इसको थोड़ा ट्रिकी बना दिया गया था इस क्वेश्चन को। तो इसका राइट आंसर है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे 4 ऑप्शन इसमें दिए गए थे, जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया था सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, जो कि 1936 में एस्टेब्लिश किया गया था। उसका सेकेंड ऑप्शन दिया गया था 1946 में DSSW, यानी कि दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1946 में। थर्ड ऑप्शन दिया गया था द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क काशी विद्यापीठ, जो कि 1947 में इस्टेब्लिश किया गया था। और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा, जो कि 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन चूंकि इंडिपेंडेंट इंडिया में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा C, जो कि है काशी विद्यापीठ, जो कि 1947 में 15 अगस्त को ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था।
तो इसका राइट आंसर सी है। तो ये मैंने नंबरिंग अपने जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन याद आते गया उस हिसाब से की हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, एक पूछा गया था कि कल्चरल लैग क्या है, जो कि सोशलॉजी का क्वेश्चन था, सोशलॉजी पार्ट से था, सोसाइटी का क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था। कल्चरल लैग का कंसेप्ट किसने दिया गया था? ए क्रिटिक्स ऑफ द कल्चरल लैग थ्योरी डेवलप्ड बाय वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट विथ particular emphasis on the work of W.F. Ogburn, which examined the reasons advanced by these sociologists for the gap between cultural and technological process। तो इसका जो राइट आंसर होता वो है O.F. ऑगबॉर्न, जो कि जिन्होंने कल्चरल लैग का कंसेप्ट दिया था। तो ये इसका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था रेडिकल सोशल वर्क के बारे में कि ये जो टर्म है रेडिकल सोशल वर्क, इसको लेके एक क्वेश्चन थी रेडिकल सोशल वर्क की। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पैलियोफिसिस सेंस कॉन्सिस्टाइजेशन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ वंस सोशल रियलिटी थ्रू रिफ्लेक्शन एंड एक्शन। इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जो कि डिफाइन किया गया था पैलो फेरेरे द्वारा। और इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है कि ये किस तरह से काम करता है। इनका कहना था कि वी ऑल एक्वायर सोशल मिस विच हैव डोमिनेट टेंडेंसी एंड सो लर्निंग इज ए critical process which depends upon uncovering real problems and actual needs. Key concepts in Freire approaches is consistization and meaning, the way in which individuals and the community develop a critical understanding of their social reality through reflection and action। यानी कि ये जो मेन कंसेप्ट है, ये इनका कहना था कि कोई भी इंसान जो होता है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो सोसाइटी जो भी सोशल रियलिटी है उसको देख के, उसको समझ कर, जो उसके तहत जो रिफ्लेक्शन और एक्शन उसके अंदर होता है उससे उसकी लर्निंग होती है। जब हम रेडिकल सोशल वर्क की बात करते हैं तो वहाँ पे ये दो नाम भी बहुत डोमिनेंटली यूज होता है, जो कि रो बेली और द मिके बेरे है, इनका नाम भी डोमिनेंटली यूज होता है। दे आर द टू की एक्टिविस्ट, तो इनका भी नाम आता है रेडिकल सोशल वर्क में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उनके विजिटर्स कौन होते हैं? तो इसका राइट आंसर होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उसके जो विजिटर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, और उनके पास एक पावर होता है कि वो वीसी को अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था असेंडिंग ऑर्डर में बुक को अरेंज करना था जिस ईयर में पब्लिकेशन हुआ उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैरी रिचमंड के द्वारा लिखा गया 3 बुक दिया गया था और उसको तीनों को ईयर वाइज असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना था। तो सोशल डायग्नोसिस 1917 में मैरी रिचमंड में लिखा था। व्हाट इज सोशल केस वर्क को उन्होंने 1922 में लिखा था, और फ्रेंडली विजिटिंग अमॉन्ग द पुअर वो उसके बाद उन्होंने लिखा था। तो इसका राइट आंसर जो था वो इसमें सिक्वेंसली 1 to 3 था। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से था, जो कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 5 के राउंड क्वेश्चन पूछा गया था अलग अलग ढंग से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कौन सा आर्टिकल है जो यूज होता है? तो इसका राइट आंसर आर्टिकल 338 था, जो कि अकेले नहीं पूछा गया था। इसमें 4 अलग अलग क्राइटेरिया दिए गए थे और 4 अलग अलग आर्टिकल्स दिए गए थे जिनमें मैच द फॉलोइंग करना था, ABCD ऐसे, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन था, आप समझ लीजिए इस तरह से था। और एक क्वेश्चन आपको जो अमेंडमेंट 42 है, 42वां अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का किया गया है, तो उसमें कौन सा वर्ड जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्वेश्चन था। जिसमें से सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड को रिप्लेस उसमें जोड़ा गया है, सोवेरियन के साथ सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से इसको रिप्लेस किया गया था। साथ ही चेंजेस किया गया था, यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज कर दिया गया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये 2 चेंजेस किए गए थे 42 अमेंडमेंट में। तो इससे क्वेश्चन था जहाँ आर्टिकल 17 से पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि अनटचेबिलिटी पे बेस्ड है, उससे क्वेश्चन थे। साथ ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 का कुछ क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंडस्ट्रियल सेटिंग से था, जो कि पूछा गया था ऑड, इसमें से कौन सा वर्ड ऑड है उसको सेलेक्ट करना था स्ट्राइक, ले ऑफ, लॉकआउट और रिट्रेंचमेंट में से एक ऑड चुना था, जिसका राइट आंसर स्ट्राइक होगा, क्योंकि ये जो होता है वो वर्कर्स के द्वारा किया जाता है, वहीं ले ऑफ, लॉकआउट और रिट्रेंचमेंट जो होता है वो एम्प्लॉयर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोबेशन को लेके कि प्रोबेशन पीरियड जो होता है उसको कौन सैंक्शन करता है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर यहाँ पे कोर्ट होता। प्रोबेशन इज द क्रिमिनल लॉ इन ए पीरियड ऑफ सुपरविजन ओवर ए ऑफेंडर ऑर्डर्ड बाय कोर्ट ऑफेंड इन ल्यू ऑफ इनकार्सरेशन। तो इस तरह से कोर्ट ऑर्डर देती है प्रोबेशन के लिए। एक और फैक्ट्री एक्ट 1948 से भी क्वेश्चन था। 4 एक्ट दिए गए थे और जिसको सीक्वेंसली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था कि ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट कब लागू किया गया, उसके हिसाब से उनको सीक्वेंसली अरेंज करना था। फेयर से जो कि लेबर वेलफेयर को लेकर था, क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ एक्ट, मतलब इन सब में से कौन सा एक्ट है जिसमें प्रोविजन ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर के बारे में दिया गया है। तो उसमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इसी तरह से एक और एक्ट था और एक और एक्ट था, जिसमें से एक ऐसा था जिसमें लेबर वेलफेयर ऑफिसर की चर्चा नहीं की गई है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट लिया है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हुआ है। ये सपोज किया गया है, मुझे 4th ऑप्शन याद नहीं था, कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया था। एक क्वेश्चन सोशल केसवर्क से था, रिकॉर्डिंग से क्वेश्चन था, रिकॉर्डिंग इन सोशल केसवर्क से क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, बट अगर आप बात करें रिकॉर्डिंग इन सोशल केसवर्क तो वो 4 तरह का होता है, जो कि प्रोसेस, समरी, वर्बेटिम और नॉन वर्बेटिम, 4 तरह के टाइप्स होते हैं सोशल केसवर्क रिकॉर्डिंग्स के। रिसर्च से जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सटेनियस वेरिएबल को लेके क्वेश्चन था कि जो एक्सटेनियस वेरिएबल होते हैं उनका किस तरह से रोल होता है। तो आपको बता दूं, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसमें जो एंड एक्सटेनियस वेरिएबल उसको कंसिडर किया जाता है एनी वेरिएबल्स दैट वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग दैट कैन पोटेंशियली अफेक्ट द आउटकम्स ऑफ एनी रिसर्च स्टडी। उस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम उस पर इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास इतनी पोटेंशियल होती है कि वो आउटकम को इफ़ेक्ट कर सके। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उसको एक्सटेनियस वेरिएबल कहते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पूछी गई थी, जिसमें टेस्टिंग के बारे में पूछा गया था। साथ ही एक क्वेश्चन था आपसे जो टेस्ट होता है, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, इनोवा टेस्ट है, तो इससे लेके 4 तरह का टेस्ट दिया गया था, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंट्रल टेंडेंसी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था विच इज़ नॉट द सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड दिया था, और चौथा ऑप्शन कुछ दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है जो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। तो इसका राइट आंसर इन तीनों के अलावा जो दिया गया था वो था। सेंट्रल टेंडेंसी से एक और क्वेश्चन था जो कि पूछा गया था कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी है जिसका हम यूज करते हैं किसी भी ग्रुप के चेंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए फॉर कुछ टाइम के बाद, हम फॉर द टाइम बीइंग, मतलब कुछ टाइम बीत जाने के बाद किसी ग्रुप के परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी यूज होता है, ये क्वेश्चन था। तो आपको मैं बता दूं कि जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो अलग अलग वेरिएबल्स के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। लाइक अगर नॉमिनल हो तो हम मोड यूज करेंगे, ऑर्डिनल हो तो मीडियन यूज करेंगे, इंटरवल या रेशियो टाइप का अगर वेरिएबल है और वो नॉन स्क्यूड इन नेचर का है तो हम मीन यूज करते हैं, वहीं अगर स्क्यूड नेचर का है तो मीडियन यूज करते हैं। तो इस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी मेज़र करने के लिए वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सेंट्रल टेंडेंसी यूज होता है। फूड सिक्योरिटी एक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक डायरेक्टली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पूछा गया था, तो और उसके ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को लेके भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि आपको बता दूं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन्वॉल्व्स एज ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट द अफोर्डेबल प्राइस। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अफोर्डेबल प्राइस पे फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूशन करती है। तो इसके ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को लेके क्वेश्चन पूछा गया था।
एक क्वेश्चन पॉल्यूशन को लेकर था जिसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को लेके क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे जो स्टॉकहोम कन्वेंशन किया गया था वो एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी था जो कि साइन किया गया था 22 मई 2001 को। कहाँ पे? तो स्टॉकहोम में। किस चीज़ के लिए? तो जो कि इफेक्टिव हो गया 2004 से इफेक्टिव है और इसका एम था टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड द यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था हु इंट्रोड्यूस चाइल्ड लाइन इन इंडिया, कि किसने चाइल्ड लाइन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका राइट आंसर जेरो बिल्मोरिया, दैट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों इस बार यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो बहुत ही थोड़ा टफ लेवल का पूछा गया था और यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से भी जुड़ा हुआ था। लाइक एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि हु इज़ नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर। यहाँ पे पूछा गया था कौन ऐसे सोशल वर्क से रिलेटेड पर्सनालिटी है, प्रोफेसर हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इस तरह के जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछे गए थे कि कौन से ऐसे सोशल वर्क के प्रोफेसर है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ह्यूमन राइट्स से था जिसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं वो किस जनरेशन के ह्यूमन राइट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर था 2nd जनरेशन के। देयर आर 3 जनरेशन थ्योरी ऑफ ह्यूमन राइट्स नोन फॉर डिवाइडिंग ह्यूमन राइट्स इन 3 सेपरेट जनरेशन बेस्ड ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो कि फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। इकोनॉमिक, कल्चर एंड सोशल राइट जो कि 2nd जनरेशन माना जाता है। और 3rd जनरेशन कलेक्टिव एंड सॉलिडेरिटी राइट्स। हर बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी आपको, जब मैंने यूजीसी नेट के प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाया है तो उसमें मैंने बताया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल राइट्स से और डीपीएसपी से यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस हर साल के तरह इस साल भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रुप वर्क के जो स्टेजेस होते हैं इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन सिंपली 5 स्टेजेस दिए गए थे जो कि दिया गया था टकमैन के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि टकमैन जो है उन्होंने स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट दिया था जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग किया था फॉर्मिंग, स्ट्रॉमिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ये 5 स्टेजेस हैं और उसको सिक्वेंसली अरेंज करना था। तो ये एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम सोशल ग्रुप वर्क डेवलपमेंट से ही था जो कि टकमैन के द्वारा किया गया, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेज है जो कि टकमैन के द्वारा नहीं दिया गया है। जिसमें से 4 स्टेज दिए गए थे, एडजर्निंग, डेवलपमेंट, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेज है जो कि टकमैन के द्वारा नहीं दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेवलपमेंट। उन्होंने डेवलपमेंट नहीं कहा था। एक एक क्वेश्चन आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे गए थे। एमडीजी और एसडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इस साल भी क्वेश्चन पूछे गए थे, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी साल पूछ दिया जाता है कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, किसी साल पूछ दिया जाता है कि एसडीजी के कितने गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट के कितने गोल्स थे। कभी पूछ दिया जाता है कि क्या टारगेट रखे गए हैं, क्या अचीव। इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। तो आप सबको बता दूं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 8 हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 हैं, जिसमें से इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये SDG 5 जो है वो कौन सा गोल है। तो इसका राइट आंसर होगा जेंडर इक्वलिटी, जो कि ऑप्शन में दिया गया था। तो इसका वो आंसर होगा। इस बार बहुत 2-4 क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछे गए थे जो कि आपको सोशल वर्क के सिलेबस से नहीं था, वो आपको सोशल वर्क प्रोफेशन के अवेयरनेस से था। जिसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल वर्क आर नॉट एक्टिव इन इंडिया, जिसमें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो उसकी सोशल वर्क का ऑर्गेनाइजेशन है और एक्टिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। क्योंकि एक ऑप्शन नेप्सी था, नेप्सी भी तो एक्टिव है ही, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क
वर्कर्स इन इंडिया जो कि एक्टिव है, और साथ ही 3 और ऑप्शन दिए गए थे जिसमें से एक कोई था इसका आंसर कि वो एक्टिव नहीं है अभी। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोशल वर्क पे हैं और इंडिया में अभी काम करते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। चलिए, जो पेपर 2 होता है, जो सोशल वर्क का पेपर होता है, उसमें हर साल 2 कॉम्प्रिहेंशन जरूर आता है, जिसमें से हर कॉम्प्रिहेंशन में 5 + 5 10 क्वेश्चन होते हैं। तो इस बार जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट था वो क्वाइट ईजी था, जिसमें से 10 क्वेश्चन अगर कोई जिसका रीडिंग अच्छा है, जो पैसेज को समझ सकता है, उन्होंने इस 10 में से 10 का सही क्वेश्चन बताया होगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया 48 क्वेश्चन जो कि सोशल वर्क प्रोफेशन में पूछे गए थे। तो चलिए अब बात करते हैं पेपर 1 के बारे में, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 1 में एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से था, जिसमें पूछा गया था कि 800 रुपये को 10% सेमी एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया है और वो 926 समथिंग रुपया हो गया है, तो वो इसके लिए कितना टाइम लेगी। तो इसका राइट आंसर जो था 2/3 था ईयर। इतने टाइम में वो इतना डाटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन था वो यूजी और पीजी के परसेंटेज दिए गए थे। इस तरह से एक चार्ट बना के दिया गया था जिसमें यूजी और पीजी का ABCD 5 अलग अलग कॉलेज में क्या क्या परसेंटेज है वो दिया गया था। ओवरऑल यूजी पीजी का जो संख्या था वो दिया गया था, की का बता दिया गया था कि इतने लाख बच्चे यूजी के हैं और बाकी आप दोनों को डिवाइड करके पीजी का निकाल सकते थे। और इस तरह से परसेंटेज दिया गया था और कहीं कहीं पे पूछा जाता है कि बी में यूजी और पीजी दोनों मिला के कितने बच्चे, ओवरऑल बच्चे से कितने बच्चे काम करते थे। इससे परसेंटेज रेशियो वाला क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इजी था। तो इस बार जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था वो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको बिटमैप से क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही एक क्वेश्चन पूछा गया था फैलेसी पे। एक क्वेश्चन बाउंसिंग बेल का क्वेश्चन था जिसमें दिया गया था कि 4-5 बेल है, एक बेल 12 सेकेंड पे बजता है, एक बेल 15 सेकेंड पे बजता है, एक बेल 8 सेकेंड पे बजता है, एक बेल 6 सेकेंड पे बजता है और एक बेल 2 सेकेंड पे बजता है। तो पूछा इस टाइप से क्वेश्चन था और पूछा गया था कि अगर अभी एक बेल बज रहा है तो और कितने देर बाद एक साथ सारा बेल बजेगा। तो ये एक क्वेश्चन था जिसमें आपको कुछ नहीं करना था, LCM निकाल देना था और उसको डिवाइड करके जोड़ के ये इस तरह से कैलकुलेशन कर देनी थी। नेशनल वाटर मिशन से जिसमें पूछा गया था कि कितना % वाटर को प्योर करना है नेशनल वाटर मिशन के तहत। तो इसका जो राइट आंसर था वो 20% था। एक क्वेश्चन ईमेल को के लेके था कि जब हम ईमेल लिखते हैं किसी को तो वहाँ पे BB और BCC यानी कि कार्बन कॉपी और ब्लैक कार्बन कॉपी का क्या मतलब है कि क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं CC में जिसको भी डाला जाता है वो सब देख सकते हैं कि मुझे इस मेल के अलावा किसको किसको ये मेल भेजा गया, लेकिन अगर वही चीज़ आप BCC में डाल दें तो आप नहीं देख सकते हैं कि ये मेल किसको किसको भेजा गया है। तो इस तरह कंप्लीट एनालिसिस था क्वेश्चन पेपर 1 का, साथ ही क्वेश्चन पेपर 2 का जो कि इस बार पूछा गया है UGC नेट में, जो कि हुआ है 5 दिसंबर 2021 को पूरा किया गया है। ये एग्ज़ामिनेशन सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ामिनेशन का है जिसमें यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन कंपाइल किए गए हैं। ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक यानी कि कुछ ऑप्शंस एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं इतना तो कह सकती हूँ कि 95% सेम ही है। तो चूँकि कल मैं बहुत बिजी थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो इसे मैंने आज रिकॉर्ड किया है, नहीं तो ये वीडियो आपको कल ही मिल जाता। तो इसको आप मैच कर लीजिए और देख लीजिए कि आपने कौन सा अटेंड किया है और इसमें आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको और इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन याद है। क्वेश्चन के टफनेस की तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि इस बार का जो क्वेश्चन था वो इजी नहीं था, मॉडरेट से टफ लेवल का क्वेश्चन था, टफ ही था। रही बात कट ऑफ की तो ऑब्वियसली चूँकि क्वेश्चन टफ था तो लास्ट ईयर से कम होगा, वो पिछले बार के कट ऑफ से 8 से 10%
वो नीचे ही होगा क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो टफ़ है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम देके, और इस क्वेश्चन के सीरीज़ को सुन के, एनालिसिस को सुन के आपको कैसा लगा। आप भी अपना कमेंट दे सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने यहाँ पे अच्छे से कंपाइल किया है।